अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जब राजकुमारी ने भूख को जाना। पुराने जमाने में धरती पर एक नगर था, सुनहला नगर। इतना सुंदर के पूछो मत। वहां सुंदर महल, सुंदर बगीचे, सुंदर झीलें, सुंदर पहाड़ और नदियां, और इससे भी बढ़कर खासियत यह थी कि सब ओर सोना ही सोना बिखरा हुआ था। इतना सोना था, वहां के सोने के सिक्के चलते, सोने की मूर्तियां और खिलौने बनते, और स्त्रियां सोने के गहनों से लदी रहती। शायद इसलिए उस नगर का नाम भी पड़ गया सुनहला नगर। सुनहला नगर समुद्र के किनारे बसा था। वहां एक से एक धनवान व्यापारी थे। सारी दुनिया में उनका व्यापार चलता था। दूर देशों के राजा रानी भी उनसे कीमती चीजें मंगवाकर खरीदा करते थे। सुनहला नगर की राजकुमारी थी नीना। उसके पिता राजा यशवर्धन बीमार रहते थे। मां गुजर चुकी थी, इसलिए सुनहला नगर की देखभाल का जिम्मा राजकुमारी नीना पर ही था। वो यूं तो सुंदर थी और धन उसके पास इतना था कि उसके महल का हर कमरा हीरे जवाहरात से भरा रहता था। जरूरत पड़ने पर वो लोगों की मदद भी कर देती थी। पर नीना में एक बुराई थी। वो तुनक मिजाज बहुत थी। जो जी में आता उसे कर डालती। फिर चाहे लोग लाख परेशान होते रहे, वो किसी की नहीं सुनती थी। राजा यशोवर्धन चाहते थे कि राजकुमारी नीना जल्दी से अपनी पसंद के किसी युवक से विवाह कर ले। तब वे सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे और नीना या उसके पति को राजगद्दी सौंपकर वन की राह ले लेंगे। पर नीना को कोई युवक पसंद ही ना आता। कई देशों के राजकुमार भी आकर उसके आगे विवाह का प्रस्ताव रख चुके थे, पर नीना ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो तुनक कर कहती थी, जो मेरे जैसा सुंदर और बुद्धिमान हो, मैं उसी से शादी करूंगी। एक दिन राजकुमारी नीना अपनी सखियों के बीच बैठी थी। सखियां सभी धनी और संपन्न परिवारों की थी। सब अपनी अपनी खूब तारीफ कर रही थी। तभी बात चल निकली कि दुनिया की सबसे सुंदर चीज क्या है। एक सखी ने हंसकर कहा, दुनिया की सबसे सुंदर चीज मेरे पास है। दूसरी ने कहा, नहीं, वो तो मेरे पास है। तीसरी और चौथी ने भी यही कहा। नीना चुप सोच रही थी, क्या कहूं क्या नहीं। और जब सखियां चली गई तब भी नीना इन्हीं विचारों में गुम थी। इतने में ही एक युवक उससे मिलने आया। उसका नाम था जैन। वो सुनहला नगर का सबसे अच्छा जहाजी कप्तान था। अक्सर सुनहला नगर से अच्छी अच्छी चीजें साथ लेकर सारी दुनिया की सैर के लिए निकल जाता। लौटते समय दुनिया की एक से एक बेशकीमती और विलक्षण चीजें अपने साथ लाया करता था। उनमें से कई अनोखी चीजें उसने राजकुमारी नीना को भी भेंट की थी। नीना को जयंत अच्छा लगने लगा था। इसलिए जयंत जब भी दुनिया की सैर के लिए निकलता या फिर लौटकर आता, तो वो नीना से मिलने जरूर आता था। इस बार जयंत आया तो राजकुमारी नीना बुरी तरह अपने ख्यालों में गुम थी। जयंत को देखते ही वो चौंकी। फिर अचकचाकर बोली, जयंत, मेरा एक काम करोगे? जयंत ने मुस्कुराकर कहा, बताइए राजकुमारी जी। इस बार लौटते समय तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर चीज लाना, नीना ने कहा। जयंत ने हां में सिर हिलाया और उठकर चला आया। थोड़ी ही देर बाद उसे यात्रा पर निकलना था। समुद्र तट पर आकर जयंत ने अपने कुशल नाविकों को इशारा किया। जहाज तो पहले से ही तैयार था। उसमें सभी जरूरी चीजें रखी जा चुकी थी। जयंत का इशारा होते ही जहाज चल पड़ा। कुछ रोज बाद जयंत एक सुंदर देश कमालपुर में पहुंचा। वहां मन को मोह लेने वाली एक से एक कमाल की चीजें थी। जयंत कमालपुर में कई दिनों तक यहां वहां भटकता रहा। बार बार यही सोचता, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे सुंदर है और जिसे पाकर नीना का चेहरा खिल जाए। जयंत इसी तरह कमालपुर में भटक रहा था कि एक दिन सुनहला नगर से आई एक युवक से उसकी भेंट हुई। उस युवक ने बताया कि सुनहला नगर में अकाल पड़ा है। लोगों के पास पैसा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात है, लेकिन खाने के लिए अन्न के एक एक दाने को वे तरस रहे हैं। ये सुनते ही जयंत ने एक क्षण में ही निर्णय कर लिया। कमालपुर में बहुत अच्छी किस्म का गेहूं था, सोने की तरह खूब दमदम दमकता हुआ। उसने कमालपुर के व्यापारियों से कहा, मेरे जहाज में जितना गेहूं आ सकता है भर दो। बदले में सुनहला नगर से जो कीमती हीरे जवाहरात वो लाया था,
उसने व्यापारियों को दे दिए। अब जयंत का जहाज तेजी से सुनहला नगर की ओर लौट रहा था। कोई 15 दिन बाद सुनहला नगर पहुंचा। जहाज को किनारे पर लगाकर जयंत दौड़ा दौड़ा राजकुमारी नीना के महल की ओर गया। बोला, राजकुमारी जी, मैं दुनिया की सबसे सुंदर चीज ले आया हूं, चलिए मेरे साथ चलकर देख लीजिए। अरे, तो यहां क्यों नहीं लाए? नीना मारे खुशी के चिल्लाई। बोली, मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए भारत से हाथी दांत की सुंदर कलाकृतियां लाए होंगे। उनसे सुंदर शायद इस दुनिया में कुछ नहीं है। जयंत मुस्कुराकर बोला, आप चलिए तो मेरे साथ। नीना ने अपना रथ निकलवाया और जयंत के साथ बैठकर समुद्र तट की ओर चल पड़ी। वहां सैकड़ों मजदूर जहाज से गेहूं की बोरियां उतारकर किनारे रख रहे थे। कुछ दूर गेहूं की बड़ी बड़ी ढेरियां भी थी। उस गेहूं में सोने जैसी उजास थी कि दूर से ही खींच लेती थी। पर नीना ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। उचटती नजरों से गेहूं की उन बोरियों को देखते हुए बोली, हाँ जयंत, अब बताओ, मेरी वो बेशकीमती चीज कहाँ है? मैं जल्दी से देख लेना चाहती हूं उसे। जयंत ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर समुद्र तट पर पड़े सैकड़ों बोरों और गेहूं की बड़ी बड़ी ढेरियों की ओर इशारा किया। बोला, वो यही है राजकुमारी, अन्य से अधिक सुंदर और कीमती चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके आगे सारे हीरे जवाहरात और धन दौलत बेकार है। भूखे आदमी का पेट अन्न से ही भरता है, सोने चांदी और हीरे जवाहरात से नहीं। फिर एक बार आप गेहूं के इन दानों को अपने हाथ में लेकर देखिए तो। सुनते ही नीना गुस्से के मारे कांपने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूं। इसके बाद उसने उन मजदूरों को आदेश दिया, ये सारा गेहूं समुद्र में फेंक दो और जहाज में अब जो भी गेहूं भरा पड़ा है उसे जहाज उलटकर समुद्र में डाल दो। सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अकाल की हालत में गेहूं का एक एक दाना बेशकीमती था। इसे भला समुद्र में कैसे डाला जाए? लिहाजा मजदूर राजकुमारी नीना का आदेश मानने में हिचक रहे थे। थोड़ी देर में ही अनाज आने की खबर पूरे सुनहाल नगर में फैल गई थी। सुनहला नगर की जनता ने आकर जहाज को घेर लिया था। वे राजकुमारी नीना से गिड़गिड़ाकर कह रहे थे, राजकुमारी जी, आप अपना आदेश वापस ले लीजिए। हमारे पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। खाना नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। मरते हो तो मर जाओ, मुझे किसी की परवाह नहीं। मेरा आदेश अब वापस नहीं हो सकता। राजकुमारी नीना चिल्लाई। फिर उसने सुनहला नगर के सैनिकों से कहा, जो मजदूर मेरा आदेश न माने उन्हें गिरफ्तार कर लो। अभी तुरंत ये सारा गेहूं समुद्र में फेंक दो। इस पर जनता भय के मारे चिल्लाती हुई पीछे हट गई। मजदूरों ने डरकर राजकुमारी नीना के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। गेहूं की सैकड़ों बोरियां विशाल समुद्र के पेट में चली गई थी। सब ओर सुनहला नगर की भूखी जनता का अर्थनाद सुनाई पड़ रहा था। जयंत दुखी और उदास सा ये देख रहा था, पर नीना खुश थी। जयंत से बोली, मुझे लगता है ये सबक तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। इस पर जयंत बोला, और मेरी बात भी याद रखिएगा राजकुमारी जी। अभी आपको पता नहीं कि भूख क्या है। जिस दिन आपको भूख का पता चल जाएगा, आप अपने फैसले पर जार जार रोएंगी और इस घटना को याद करके पछताएंगी। उसने लोगों से कहा, इस देश में अन्याय बढ़ गया है। मैं किसी नई जगह की खोज में जा रहा हूं। जो लोग मेरे साथ आना चाहें आ जाएं। इतना कहकर जयंत सुनहला नगर छोड़कर चल दिया। सुनहला नगर के बहुत से लोग ये सुनकर अपना अपना जरूरी सामान लेकर जयंत के जहाज पर बैठ गए। चलते चलते जहाज एक अज्ञात टापू पर आ गया। वहां चारों ओर पेड़ पौधे और वनस्पतियां थी। जयंत ने वहीं लोगों को उतरने के लिए कहा। लोगों ने उस टापू पर पहुंचकर जी भरकर पेड़ों के फल खाए, खूब मेहनत की, अनाज उपजाया। धीरे धीरे वो टापू बसने लगा। वहां सुंदर घर और इमारतें भी बन गई। सब लोग बड़े प्यार और खुशी से वहां रहते थे। इसलिए जयंत ने उस टापू का नाम रखा उल्लासनगर। उल्लासनगर में अब सारे सुख, सारी सुविधाएं थी। जयंत का जीवन आराम से गुजर रहा था, लेकिन कभी कभी उसे सुनहला नगर की राजकुमारी नीना की याद आ जाती। तब उसका मन बहुत उदास हो उठता। उधर सुनहला नगर की हालत सचमुच बुरी थी। सब ओर अनाज के लिए हाय हाय करती चिल्लाती जनता का अर्थनाद सुनाई पड़ता। कल तक जो लोग खुशियों से छलछला रहे थे, आज भूख के मारे उनके शरीर की हड्डियां निकली पड़ रही थी। बहुत से लोग तो भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे।
सुनहला नगर की हालत देखकर राजा यशोवर्धन इतने व्यथित हुए कि एक लंबी आह के साथ उनके प्राण पखेर उड़ गए। अब रह गई राजकुमारी नीना के लिए। लोग जगह जगह उसे इस बात के लिए कोसते थे कि उसने इतना बढ़िया और अकूत अनाज समुद्र में क्यों फेंकवा दिया। रोज सैकड़ों लोग राजकुमारी नीना के महल को घेर कर उससे अनाज मांगते। खुद नीना के महल में अब बहुत थोड़ा अनाज बच गया था। सोना चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर थे, लेकिन उन्हें खाया तो नहीं जा सकता। राजकुमारी नीना अब खुद बुरी तरह पछता रही थी। जयंत की बातें उसे सही लगने लगी थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। जितना हो सका उसने लोगों की मदद की, लेकिन फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उसके महल में गेहूं का एक दाना तक नहीं बचा। नीना ने सोचा, एक जहाज में हीरे जवाहरात भरकर कमालपुर जाती हूं, वहीं से गेहूं लेकर आऊंगी ताकि सुनहला नगर की जनता का दुख दूर हो सके। नीना ने जहाज तैयार करवाया, उसमें कीमती हीरे मोती और जवाहरात रखवाए। एक होशियार कप्तान उसे लेकर चल पड़ा, लेकिन कुछ आगे चलते ही जोर का तूफान आया। जहाज में बैठी नीना मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी से जल्दी जहाज कमालपुर पहुंच जाए। जयंत की बातें याद करके उसकी बुरी तरह रुलाई छूट रही थी। दोनों आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अभी कमालपुर दूर था कि जहाज बुरी तरह डगमगाने लगा। उसमें कुछ कुछ पानी भी भराया था। हीरे मोतियों और जवाहरात के सैकड़ों बोरे जहाज में लदे थे। उनका बोझ इतना था कि नीना को लगा कहीं इन्हीं की वजह से जहाज डूब न जाए। उसने नौकरों से कहा, जल्दी से ये बोरे उठा उठाकर समुद्र में फेंक दो। पर इसके बावजूद तूफान का वेग इतना था कि जहाज बुरी तरह डगमगाया और उसके बाद समुद्र के भीतर समाता चला गया। अगले दिन नीना ने खुद को समुद्र के किनारे टापू पर पाया। पता नहीं कैसे वो एक तख्ते के सहारे बहते बहते इस टापू तक आ गई थी और यहां आते ही बेहोश हो गई थी। थोड़ा होश आने पर उसने चारों ओर देखा तो दूर दूर तक गेहूं की लहराती सुंदर बालियां नजर आई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कई दिनों से उसके मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। वो दौड़कर एक खेत तक गई और गेहूं की बालियों में से दाने निकाल निकाल कर खाने लगी। वो खेत जयंत का ही था। असल में नीना जहाज डूबने के बाद पानी की लहरों के सहारे बहती हुई उल्लास नगर में ही आ गई थी। जयंत ने दूर से देखा, कोई दुखियारी स्त्री गेहूं की बालियों में से दाने निकाल निकाल कर खा रही है। उसके कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। चेहरे और सारे शरीर पर घाव और खरोचों के निशान थे। वो तेजी से चलकर वहां आया और बोला, भीतर आ जाओ, हमारे खाने का समय हो गया है, तुम भी हमारे साथ भोजन करो। अभी जयंत की बात पूरी नहीं हुई थी कि नीना ने सिर उठाकर देखा। सामने जयंत को देखते ही उसकी आंखें डबडबा गई। नीना की हालत बहुत खराब थी। फटे कपड़े, धूल और मिट्टी से सना शरीर। पर जयंत को उसे पहचानने में एक क्षण की भी देरी नहीं लगी। बोला, राजकुमारी जी, आप इस हालत में? सुनते ही नीना फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, मैं अब राजकुमारी कहाँ, मैं तो अब भिखारिन हूं, लेकिन आप मेरे लिए तो वही राजकुमारी है। जयंत ने प्यार से कहा। उसने भीतर बुलाकर राजकुमारी नीना को सुंदर वस्त्र पहनने के लिए दिए। नहा धोकर उसने वे वस्त्र पहने तो वो पहले से कहीं अधिक सुंदर नजर आ रही थी। फिर उसने जयंत के साथ ही बैठकर खाना खाया और देर तक सुनहला नगर के लोगों के दुख दर्द की कहानी सुनाती रही। जयंत ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो नीना बिलख कर बोली, अब मेरे पास धन दौलत कुछ नहीं है। अब तुमने नेकी का पाठ पढ़ लिया है, साथ ही भूख को जान लिया है, इसलिए हर आदमी का दुख दर्द अब तुम्हें ज्यादा महसूस होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। जयंत ने मिठास से भरकर कहा। कुछ दिन बाद जयंत और नीना की शादी हो गई। जयंत उल्लासनगर से गेहूं के सैकड़ों बोरियां जहाज में भरकर नीना के साथ सुनहला नगर पहुंचा। उल्लासनगर बस चुका था। अब सुनहला नगर के भी अच्छे दिन आ गए थे।